गुड मॉर्निंग। जो शब्दार्थ की बात मैंने कही थी वो एक साथ ही कर लेंगे, 2-3 चैप्टर का तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज हम लोग क्षितिज में जो काव्य खंड में बची हुई एक कविता है उसको आज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। एक ही बार दोनों चैप्टर का शब्दार्थ कर लेंगे ताकि एक क्लास पूरा हो जाए उससे। ये जो कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके कवि हैं राजेश जोशी। पहले उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखीं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। चीज़ों का, जैसे कोई घटना होती है उसका नाट्य रूपांतर किया जाता है, उसको नाटक के रूप में बदला जाता है, या उसको अभिनय के लिए जो उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसको नाट्य रूपांतर का मतलब बेसिकली ये हुआ कि कोई घटना घटी, उसको अब आपके सामने लाना है। घटना तो घट चुकी, तो उसको एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसी को नाट्य रूपांतर कह सकते हैं। तो उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किया। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। टेलीफिल्म्स, लघु फिल्म्स, जो छोटी फिल्में होती है। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। इन्होंने कुछ अनुवाद भी किए। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। भारतीय भाषाओं के साथ साथ इनकी कविताओं के अनुवाद दूसरी भाषाओं में जैसे अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। ये कविता काव्य संग्रह है उनकी। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त हैं। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। कहने का अर्थ कि जो सामाजिक सरोकार होता है, समाज के मतलब की जो बातें होती हैं उन पर तो वो लिखते ही हैं। उनकी साथ ही उनकी जो कविता की भाषा है वो स्थानीय बोली बानी, जिसको स्थानीय भाषा कह सकते हैं, बोली कहते हैं जिसको व्याकरण के दृष्टि से, तो उसमें वो भी आपको दिखेगा, उसका मिजाज और मौसम दिखेगा। उनकी जो कविता की दुनिया है उसमें एक अपनापन है, एक लयात्मकता है, लय है एक, जिसको आप लय से पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं। मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी इनकी कविताओं में दिखाई देता है। मानवता जिससे बची रहे उसके लिए जो संघर्ष है वो भी इनकी कविताओं में दिखाई देता है। इनको दुनिया के नष्ट होने का खतरा तो दिखाई देता ही है, साथ ही जीवन की संभावनाओं की खोज भी इनकी कविताओं में झलकती है। प्रस्तुत कविता जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। मूलतः यह बाल मजदूरी की ओर इशारा करती है कविता, जिसमें जो बच्चे हैं वो अपना स्वाभाविक जीवन जीने के बदले, स्वाभाविक जीवन बच्चों का क्या होता है, बच्चे अपना स्वाभाविक जीवन कैसे जीते हैं ये आप बेहतर समझते हैं। खेलना, कूदना, स्कूल जाना,
हंसी ठिठोली करना, जिद करना, गार्जियन को कहना कि ये ला दो वो ला दो, जो बाल सुलभ चीज़ें जो होती है वो करना ही उनका वास्तविक जीवन है, स्वाभाविक जीवन है। लेकिन उससे इतर, उससे अलग कुछ बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, तो वो काम करते हैं, अपने माता पिता का सहयोग कर रहे होते हैं काम में, या परिवार की ज़रूरतों के लिए वो कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं, किसी होटल में बर्तन धो रहे होते हैं, कहीं कालीन बुन रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें बच्चों को शामिल कर लिया जाता है, जो कि हमारे देश में गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी कर लिया जाता है। तो खैर, जो यथार्थ है, जो होता है समाज में, उस पर ये कविता लिखी गई है। कानून की बात तो अलग है, उसका कितना पालन हो पाता है नहीं हो पाता है, ये अलग तकनीकी बातें हैं। लेकिन कविता में उसी पीड़ा को व्यक्त किया गया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना स्वाभाविक जीवन नहीं जी पा रहे हैं, जो उनको जैसा जीवन बिताना चाहिए वो नहीं बिता पा रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसकी व्यथा ही इस कविता में व्यक्त की गई है। तो आइए कविता पढ़ते हैं। शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। साधारण सी पंक्ति आपको लगेगी, लेकिन इस शीर्षक में एक आश्चर्य है, एक दुख है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, मतलब ये नहीं होना चाहिए जो कि हो रहा है। बच्चों का काम करना नहीं है, बच्चों का जीवन काम करने में नहीं है, या देश का भविष्य भी बच्चों के काम करने में नहीं है। देश का भविष्य है बच्चों के पढ़ने में, बच्चों के खेलने में, बच्चों के स्वस्थ होने में, बच्चों के को पोषित आहार मिलने में। तभी वो देश तरक्की करता है जहाँ के बच्चे स्वस्थ और स्वाभाविक होते हैं। जिस समय उनको स्कूल जाना चाहिए, जिस समय उनको खेलना कूदना चाहिए, जिससे उनकी शारीरिक जो संरचना है वो सुदृढ़ हो, उस समय वो जाकर कहीं काम कर रहे हैं, तो उसका असर तो पड़ेगा उनके जीवन पर। और उनके जीवन पर पड़ेगा तो वो जब बड़े होंगे तो कमज़ोर बड़े होंगे, अस्वाभाविक रूप से बड़े होंगे, उनका स्वभाव अलग तरह का हो जाएगा, उनका जो व्यवहार होगा वो अलग तरह का हो जाएगा, वो समय से पहले परिपक्व हो जाएंगे, तो एक स्वाभाविक विकास नहीं हो पाएगा उनके जीवन का। तो इसका बहुत ही बुरा असर समाज और देश पर भी पड़ता है। तो इन्हीं बातों की चर्चा इसमें की गई है। आइए कविता पढ़ते हैं। कवि कहते हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं? ठीक है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। भयानक और भी ज़्यादा क्यों है कि भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हैं, कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। आइए इसको समझते हैं। अभी तो मैंने आपको बस पढ़ के सुनाया,
सबसे पहली जो पंक्ति है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। सर्दियों के मौसम में जब घना कोहरा चारों ओर छाया रहता है, उस समय सुबह सुबह जब हम अपने घरों में रज़ाइयों में दुबके रहते हैं या कहीं निकलना होता है तो खूब सारे गर्म कपड़े पहनकर नाश्ता वगैरह करके तब निकलते हैं, उस सुबह उस कोहरे में बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह पंक्ति हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति मानी जानी चाहिए। ये सबसे भयानक पंक्ति है, कहने का अर्थ कि यह सबसे भयानक सच्चाई है हमारे समय की, कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे वो नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, बच्चे वो कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे भयानक पंक्ति। भयानक क्यों है, यह मैंने आपको पहले बताया कि समाज और देश का निर्माण बच्चों से ही होगा। बच्चे ही बड़े होकर देश चलाएंगे, देश के विकास में योगदान देंगे, समाज के उत्थान में योगदान देंगे, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो उसकी शुरुआत बचपन से होती है। अगर बच्चे ठीक से नहीं पले बढ़ेंगे तो देश कैसे बढ़ेगा, समाज कैसे बढ़ेगा, मानवता कैसे बढ़ेगी। तो इसलिए यह सबसे भयानक पंक्ति है, यह सबसे भयानक सच्चाई है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। और हम क्या करते हैं, विवरण की तरह लिखा जाना भयानक है का अर्थ है कि हम इसको एक डिटेलिंग, एक विवरण की तरह लिख देते हैं कि हाँ भाई बच्चे काम पर जा रहे हैं। हम इस पर कोई चिंता नहीं करते हैं, इस पर कोई मनन नहीं करते हैं। हम सिर्फ इसको एक सूचना की तरह बोलते हैं कि अरे बच्चे काम करते हैं हमारे यहाँ। ये एक सूचना नहीं है, यह एक विवरण नहीं है, यह एक सवाल होना चाहिए कि बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं। इस पर हमारे मन में एक दुख, एक पीड़ा, एक सवाल, एक क्रोध होना चाहिए, एक विरोध होना चाहिए, एक विद्रोह होना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं भाई। लेकिन ऐसा नहीं हो के इसको एक विवरण की तरह कहा जाता है, एक सूचना की तरह कहा जाता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब आगे कहते हैं लेखक कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। बच्चे काम पर जा रहे हैं मतलब उनके पास खेलने के लिए कुछ नहीं है। क्या सारी गेंदें जो जिससे बच्चे खेलते हैं वो अंतरिक्ष में चली गई पृथ्वी से गिरकर? क्या दीमकों ने खा लिया है सभी रंग बिरंगी पुस्तकों को? जो किताबें रंग बिरंगी होती है बच्चों की, जिसको आप पढ़ते हैं तो आपकी किताबें कितनी रंग बिरंगी होती है, तरह तरह की तस्वीरों वाली सुंदर किताबें। क्या उनको दीमक खा गए, वो ख़त्म हो गए दुनिया से, किताबें ख़त्म हो गई कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनको और कोई काम बचा नहीं है उनके लिए पढ़ाई वढ़ाई का, खेलने का? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या सभी खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं कि बच्चे खेलने के बजाय काम पर जा रहे हैं? ये लेखक अपना क्षोभ व्यक्त कर रहा है, अपना विरोध व्यक्त कर रहा है, अपना आश्चर्य, अपना क्रोध व्यक्त कर रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। उनका जो स्वाभाविक काम था वो सब खत्म हो गए क्या? और ये हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए था। यहाँ कवि का यह कहना है कि यह सवाल, ऐसा आश्चर्य, ऐसा क्षोभ हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए समाज के, कि ऐसा क्यों हो रहा है। खिलौने कहाँ चले गए बच्चों के, किताबें कहाँ चली गई जो वो काम पर जा रहे हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई सारे मदरसों की इमारतें? मदरसा मतलब स्कूल होता है, विद्यालय होता है। क्या सभी स्कूलों की, सभी विद्यालयों की इमारतें भूकंप में ढह के ख़त्म हो गई कि बच्चों के लिए पढ़ने का कोई जगह नहीं बचा, कि वो काम पर जा रहे हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? जहाँ बच्चे खेलते, जहाँ उनके खेलने का समय है, जो जगहें हैं, वो क्या अचानक ख़त्म हो गई? घरों के आंगन ख़त्म हो गए, सारे मैदान ख़त्म हो गए, सारे बगीचे ख़त्म हो गए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? जब ये सब खत्म हो गए तो फिर बचा क्या दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, अगर ये सच में होता कि ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती तो कितना भयानक होता। और भयानक है, ये सारी चीज़ें हैं लेकिन बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये सबसे भयानक बात है।
ख़त्म हो गई होती तो भयानक तो होता ही, लेकिन उससे भी भयानक तब है जब ये सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं। हस्ब मामूल का मतलब होता है कि यथावत हैं, जैसा उनको जहाँ होना चाहिए वहाँ हैं। गेंदें भी हैं, खिलौने भी हैं, रंग बिरंगी किताबें भी हैं, आंगन भी है, मैदान भी है, बगीचे भी हैं, ये सब अपनी जगह पर हैं। फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं तो ये उससे भी भयानक है कि उनका न होना जितना भयानक होता। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन दुनिया की हजारों सड़कों पर सुबह सुबह बहुत छोटे छोटे बच्चे आपको काम पर जाते हुए दिख जाएंगे। ये बहुत बेहद भयानक है, यह बहुत भयानक है, बहुत ही खतरनाक है। इससे समाज, देश, मानवता सबका पतन हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी चिंता हर देशवासी को करना चाहिए, हर मानव को करना चाहिए, तभी यह रुक सकता है। सिर्फ इसको विवरण की तरह कह देने से यह नहीं रुक सकता है। तो यही एक कविता है जिसमें एक बहुत बड़ी जो समस्या है उस पर चिंता और दुख व्यक्त किया गया है। आपने कैलाश सत्यार्थी जी का नाम सुना होगा, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार, मलाला यूसुफ़जई के साथ संयुक्त नोबेल पुरस्कार मिला था। आपने कभी पता किया है कि कैलाश सत्यार्थी करते क्या थे? मैंने शायद एक आध बार चर्चा की है कि क्यों उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला, ऐसा उन्होंने क्या किया। क्या आप जानते हैं कि भारत में बाल मजदूरी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब आप देखिए कहाँ कहाँ आप देखते हैं बाल मजदूरी। आप कहेंगे गांव में भी आप देखते हैं। गांव में आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को घरों में काम करते हुए, खेतों में काम करते हुए, अपने माँ बाप के साथ काम करते हुए। अगर कोई बैंगन की खेती कर रहा है या किसी सब्जी की, तो उसमें देखेंगे आप बच्चे भी उसके साथ बैंगन तोड़ रहे हैं। उसके बाद बाकी हर काम में, आप आम का समय है, भी आम तोड़ने में छोटे छोटे बच्चे पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ते हैं, तो आपको गांव में दिखेगा। आप जब बाज़ार जाते हैं तो वहाँ जो होटल होते हैं जिसमें आप नाश्ता वगैरह करते हैं या लोगों को देखते हैं करते हुए, जहाँ समोसा चाय वगैरह बिकता है, वहाँ भी देखिएगा सर्व करने वाला और बर्तन उठाने वाला ज़्यादातर बच्चा ही होगा। एक दो बच्चे आपको हर होटल में दिख जाएंगे। होटल मतलब जो रेस्टोरेंट टाइप होटल, जो छोटे मोटे रहने वाला होटल नहीं, ये जो हम लोग जिसको होटल गांव देहात में कहते हैं, जहाँ समोसा चाय मिठाइयाँ मिलती हैं, वहाँ आपको एक आध बच्चा ज़रूर दिख जाएगा काम करता हुआ। तो वो बच्चे कहाँ से आते हैं? और वो बच्चे अगर वो काम नहीं करते तो क्या करते? पढ़ाई करते, खेलते कूदते, सामान्य विकास होता उनका। इसके अलावा आप कचरा चुनते हुए देखेंगे बच्चों को, गाँव में भी दिख जाएंगे और शहरों में तो बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे। आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, वहाँ आपको बच्चे दिखेंगे घूमते हुए, प्लास्टिक के बोतल चुनते हुए। ट्रेन में आपको दिख जाएंगे बच्चे, जो फेंके हुए बोतल वगैरह होते हैं उनको उठाते हुए। तो मैंने क्या क्या अभी आपको बताया, जो चाय समोसों की दुकान होती है उस पर, खेतों में, आम के बगीचे में काम करते हुए बच्चे दिखते हैं, कचरा चुनते हुए बच्चे दिखते हैं। इसके अलावा जो छोटे मोटे काम में आप देखते हैं वो तो देखते ही हैं। कालीन उद्योग का नाम आपने सुना होगा, जो कालीन जो बनाई जाती है, जिसको बिछाते हैं, गलीचा या कालीन उसको बोलते हैं, सजावट के लिए बिछाया जाता है, मोटा दरी का एक मोटा रूप कह लीजिए उसको। तो उसमें बच्चों से काम करवाया जाता है, क्योंकि बच्चों की उंगलियां छोटी होती है और वो जो उसको सिलेंगे तो ज़्यादा महीन डिजाइन बनेगा उसमें हाथ से ही उस पर कारीगरी की जाती है, फूल वगैरह बनाए जाते हैं। तो बच्चों की उंगलियां छोटी होती है तो वो जल्दी जल्दी नज़दीक उसका टाँका लगा सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर फूल बना पाते हैं उसमें। इसलिए उसमें बच्चों से काम करवाया जाता है। ये आपको इलाहाबाद का जो क्षेत्र है, बनारस इलाहाबाद का, उधर कालीन उद्योग काफ़ी है। तो बच्चों से काम इसलिए कराया जाता है कि वो उसमें बेहतर डिजाइन बना सकते हैं। आपको नहीं पता है कि
कालीन बनाते समय उसमें से जो उसका धूल उड़ता है, उसके जो धागों का टुकड़ा उड़ता है, वो फेफड़ों में घुसता है और इससे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। वहाँ एक अलग ही तरह का प्रदूषण होता है। उसके बाद वो बच्चे उसमें काम करते हैं, वो बीड़ी पीना शुरू कर देते हैं, गुटखा खाना शुरू कर देते हैं। जो भी बच्चे कहीं भी आपको काम करते मिलेंगे तो वो आपको गुटखा वगैरह चबाते हुए दिख जाएंगे। तो अब सोचिए उनके जीवन का क्या होता होगा। तो ये एक भयानक तस्वीर है। तो मैं बात कर रहा था कैलाश सत्यार्थी की। कैलाश सत्यार्थी ने अपने जीवन में बाल मजदूरी के खिलाफ बहुत काम किया। उन्होंने जिन फैक्ट्रियों में बच्चे काम करते थे वहाँ वो चले जाते थे अपने साथियों के साथ विरोध जताने, पुलिस को बुला के ले जाते थे। कई बार उन पर हमले हुए, फैक्ट्री वालों को बड़ा नुकसान हो जाता है इससे, तो उनका सर्वर भी फूटा 1-2 बार, उन पर पत्थरबाजी की गई, उनको पीटा गया, लेकिन वो लगे रहे। तो इसी काम के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला, बाल मजदूरी के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। तो सोचिए कि अगर एक व्यक्ति कर रहा है, अगर सब लोग इसके खिलाफ काम करें, सब लोग सोचें कि बाल मजदूरी नहीं होने देना है, तो क्या ये हो पाएगा? अगर आपके घर कोई बच्चा काम करने आता है, आप मना कीजिए, आप उसकी मदद कीजिए, उसके माँ बाप को कहिए कि इसको किताबों की व्यवस्था कर दी जाएगी, इसके लिए स्कूल में इसका नाम लिखवा दिया जाएगा। आपको क्या दिक्कत है? आप अपने गार्जियन को कह सकते हैं कि आप बात कीजिए इससे, इनको क्या दिक्कत है, हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं, हम अपने कुछ गैर ज़रूरी खर्चों को कम करेंगे और उनकी मदद कर देंगे। तो वो बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, कुछ करेगा, आजीवन आपका वो उपकार मानता रहेगा और उसका भला होगा, समाज का भला होगा, देश का भला होगा। इससे बड़ी देशभक्ति नहीं है कोई। सीमा पर बंदूक लेकर खड़े हो जाना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं है, यह उससे भी बड़ी देशभक्ति है। अगर आप देश के भीतर कुछ कर रहे हैं, वहाँ तो सीमित लोगों से लड़ना है, पता है कि कितने लोग हैं, बगल में पाकिस्तान है या चाइना है, वहाँ इतने लोग हैं, उनसे हमको लड़ना पड़ सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ है भीतर, जिनमें गड़बड़ियाँ हैं, जिनमें खराबी है, जिनमें सुधार की ज़रूरत है और जिससे देश का भला ज़्यादा हो सकता है। तो ये ज़्यादा बड़ी देशभक्ति है। तो हम सब लोग अगर ऐसा सोचें, जैसा ये कवि सोच रहे हैं, जैसी पीड़ा कवि व्यक्त कर रहे हैं, वैसा अगर हम सभी सोचेंगे तो निश्चित रूप से बाल मजदूरी हमारे देश से समाप्त हो सकती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं। बाकी सब लोग इसको एक विवरण की तरह सुनते हैं, एक सूचना की तरह जान लेते हैं, उस पर थोड़ा सा अफसोस व्यक्त कर देते हैं या अपना कुछ राय देते हैं, अरे पढ़ा लिखा नहीं तो क्या करेगा, अरे उसका माँ बाप भी पढ़ा लिखा नहीं तो क्या करेगा, अरे गरीब लोग हैं, कैसे खाना पीना कैसे खाएंगे। इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इतनी सारी सरकारी योजनाएं हैं, तब भी क्या खाने पीने की ही दिक्कत रहेगी? लोग मदद कर देंगे थोड़ा, जो पढ़ा सकते हैं वो पढ़ा देंगे, जो किताबें दे सकते हैं किताबें दे देंगे, जो स्कूल पहुंचवा सकते हैं स्कूल पहुंचवा देंगे। अलग अलग तरह से लोग कर सकते हैं मदद। तो क्या ये समस्या रह जाएगी? नहीं रहेगी। ज़रूरत है सिर्फ उसको गंभीरता से सोचने की। बाढ़ आती है तो लोग खाने का पैकेट लेके चले जाते हैं मदद करने। तो अगर हम बाढ़ वालों की मदद अपने यहाँ से 50 किलोमीटर जाकर कर सकते हैं और फेसबुक पर डाल सकते हैं कि हमने आज फूड पैकेट्स बांटे, तो क्या हम अपने पड़ोसी गरीब बच्चे की मदद नहीं कर सकते हैं पहले? अगर हम ऐसा करने लगें तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी बाढ़ में जाने की। इतने लोग तैयार हो जाएंगे, इतनी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी कि सब मदद अपने आप हो जाएगी। उसके लिए 50 किलोमीटर से दूर किसी को जाके मदद नहीं करना पड़ेगा। देश इतनी उन्नति कर लेगा कि उन सब चीज़ों का व्यवस्था हो जाएगा। तो ज़रूरत है अपने नज़दीक देखने की, अपने आसपास हम देखें और जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास करें। तो कवि यहाँ जो पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, उस पीड़ा को अगर हर कोई समझे, हर कोई उसके लिए कुछ काम करे, तो ये समस्या ऐसे ही दूर हो जाएगी। और ये समस्या दूर होगी तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। जैसे सबके जड़ में शिक्षा होता है, शिक्षा अगर सबको मिल जाए
तो बहुत सारे ज़्यादातर समस्याएं खत्म हो जाएगी। ज़्यादातर क्या, सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी अगर आप ठीक से सोचें तो शिक्षा तभी मिलेगा जब बाल मजदूरी खत्म होगी। बाल मजदूरी जब तक रहेगी तब तक उतने बच्चे शिक्षा से वंचित रहेंगे और वो समाज में एक गड्ढे की तरह रहेंगे जो इसकी उन्नति को रोकता रहेगा। उनका जो नुकसान होगा, उनके पड़ोसी का नुकसान, उनके गांव का नुकसान, उनके देश का नुकसान। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह एक बहुत भयानक समस्या है। इसके लिए हम सभी को अपने स्तर से काम करना चाहिए और इससे समाज को मुक्ति दिलानी चाहिए। ठीक है, तो कविता हमने पढ़ा, समझा। कल और बातें हम लोग करेंगे इस पर, आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।